फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के 21वें नंबर के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत एक नए टॉपिक के साथ और बहुत यूज़फुल टॉपिक और डे टू डे लाइफ में काम आने वाले टॉपिक के साथ हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है कि बाल झड़ने पे कुछ बताया जाए। जैसे गंजापन आ जाता है, बाल ज़्यादा टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, तो इसके ऊपर ये बताया जाए कि क्या है और मतलब क्या क्या कारण है और कैसे इसका निवारण हो सकता है, कैसे सही हो सकते हैं, क्या हो सकता है। आज इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन कारण जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। बाल हैं वो स्तनपायी जीव हैं, जो मैमल्स हैं, जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं। उनकी एक खासियत है, उसकी करैक्टरिस्टिक है, उनके शरीर पे ही बाल होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे अपन मोर, बतख और या चिड़िया जैसे जानवरों को मान लो देखते हैं तो उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। केवल स्तनपायी जानवर हैं या जीव हैं, उन्हीं के शरीर पे बाल होते हैं। तो वो शरीर के लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन देते हैं। वो थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, धूप से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, और सबसे ऊपर बात है चमड़ी को चिकनाई प्रदान करते हैं। ये केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। बाल पूरे शरीर के ऊपर फैले हुए हैं। इसमें करीब 50 लाख बाल या हेयर फॉलिकल कहते हैं इसको, 50 लाख बाल शरीर के ऊपर हैं। उसमें से 1 लाख बाल सिर के ऊपर हैं। 1 लाख बाल सिर के ऊपर हैं। उसमें से 50 से 100 बाल रोज़ाना टूटते हैं और फिर उनकी जगह पे नए बाल आ जाते हैं। तो जो बाल हैं वो चमड़ी की 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इसका फॉलिकल है वो डर्मिस में आता है। तो जैसे ऊपर से अपन बाल को कट कर देते हैं, काट देते हैं, जैसे ऊपर जैसे बालों की कटिंग करवाते हैं, बाल कट जाते हैं तो फिर उसकी जगह नए आ जाते हैं। तो वो केराटिन एक सब्सटेंस है। शरीर के अंदर 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। एक तो नाखून है और दूसरा बाल है, जो लगातार बढ़ते रहते हैं। बाल बढ़ने की जो गति है वो 0.3 मिलीमीटर पर डे है। सिर के बालों की जो स्काल्प के ऊपर बाल हैं उनकी बढ़ने की गति 0.3 मिलीमीटर पर डे है, और जो दाढ़ी के बाल हैं उनकी 0.5 मिलीमीटर पर डे है, और जो फिंगर्स हैं उसकी 0.1 मिलीमीटर पर डे है। ऐसे करके बाल और नाखून दोनों शरीर में बढ़ते रहते हैं। शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ बाल नहीं पाए जाते हैं, जैसे अपनी हथेली या तलवे, पैरों के तलवे हैं और होंठें, इनके ऊपर बाल नहीं पाए जाते हैं। बाकी शरीर के सभी हिस्से में बाल पाए जाते हैं। ज़्यादा संख्या उसकी स्काल्प में है, जो सिर पे है, उनकी संख्या मैंने बताया 1 लाख है। अब इसमें ऐसे होता है कि ज़्यादातर टू थर्ड पॉपुलेशन को, 2/3 एडल्ट्स को या 2/3 वयस्क को 35 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कुछ हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, कुछ बाल झड़ना चालू हो जाता है। और 85% को 50% की 85 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ हेयर लॉस हो जाता है। तो 50 साल के बाद में जो एज रिलेटेड जो बाल झड़ना है या गंजापन कहेंगे, उसको कुछ भी कहेंगे, ऐसी परेशानी 50 साल के बाद अमूमन एज रिलेटेड होती है, उम्र के साथ में जुड़ी हुई होती है। बाल झड़ने से क्या नुकसान हो सकता है? ऐसे तो बाल झड़ने से कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उम्र उसकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा लगने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे करके हीन भावना का शिकार हो जाता है, या उसमें डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी पैदा हो जाती है। ऐसे बाल झड़ने से ये परेशानी आ सकती है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या कारण है और उसका निवारण क्या है, साथ साथ ही उसका उपाय क्या है। कुछ कारण ऐसे हैं जो टेम्परेरी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लंबे टाइम तक रहते हैं या परमानेंट रहते हैं, जो फिर ठीक नहीं हो पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं टेम्परेरी कारणों को, जो अस्थायी हैं, थोड़े दिनों तक रहते हैं। उन कारणों को अपन जानते हैं। वो स्किन से ज़्यादा अपने सिस्टमिक शरीर है, पूरे शरीर का तंत्र है, उससे जुड़े रहते हैं। तो अस्थायी कारणों में सबसे पहले स्ट्रेस, शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव होना, भय व्याप्त होना, गुस्सा होना, ऐसे जो तनाव के लक्षण शरीर में आ जाते हैं, उन लोगों को ये देखा गया है कि 3 महीने के बाद बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और हेयर लॉस चालू हो जाता है, और उसमें गंजेपन और परेशानी की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये बात सही है कि तनाव जैसे मुक्त होंगे तनाव से, या उसकी दवाई करेंगे या लाइफस्टाइल चेंज लाएंगे, तो फिर दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। तो ये अस्थायी कारण हुआ तनाव। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी। जब बच्चा पेट में आ जाता है तो बच्चा पेट में रहता है जब तक तो ठीक है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसके बालों का झड़ना चालू हो जाता है, लेकिन ये कुछ ही महीने तक रहता है, फिर दोबारा से बाल ठीक हो जाते हैं। ये भी एक अस्थायी कारण है, अस्थायी कारण है, टेम्परेरी कारण है, थोड़े टाइम तक रहता है।
फिर उसके बाद में कारण है विटामिन ए। विटामिन ए की टॉक्सिटी अगर अपनी डेली नीड है, जो डेली ज़रूरत है, वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस ली जाए, मान लो 20,000 से 2 लाख यूनिट्स पर डे लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं, तो शरीर में एक्यूमुलेट कर देती है और स्किन की जो स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है या उसके से प्लेग या स्केलिंग चालू हो जाती है, उससे हेयर लॉस चालू हो जाता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी हो जाए, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो उनको स्टॉप कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विटामिन ई से बचना है। फिर उसके बाद प्रोटीन डेफिशिएंसी, जैसे प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाए। स्वस्थ शरीर के लिए 1 ग्राम पर केजी की रोज़ ज़रूरत होती है। मतलब जैसे मान लो किसी का वजन 60 किलो है, उसको 60 ग्राम प्रोटीन की डेली ज़रूरत है। अगर वो उसकी मात्रा कम लेता है तो धीरे धीरे प्रोटीन लॉस होने से हेयर लॉस भी चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं बताया एजिंग, तो एज जैसे जैसे बढ़ती है, 2/3 को तो 35 साल से ही चालू हो जाता है और 85% को 50 साल के बाद हेयर लॉस चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके उसके बाल कम होने जाते हैं। जैसे मेल है तो मेल पैटर्न की बाल्डनेस आ जाती है, मेल टाइप की गंजापन आ जाता है, और फीमेल है तो फीमेल टाइप की। अपन बात करते हैं मेल और फीमेल का कैसा उसमें फ़र्क आता है। फिर उसके बाद है हार्मोन्स, जैसे कुछ लोग हार्मोन्स लेती हैं लेडीज़, उनको भी बाल झड़ने की समस्या आ जाती है। जैसे गर्भ निरोधक पिल ले रहे हैं, कंट्रासेप्टिव पिल है, या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होने के बाद बच्चापन है, या मीनोपॉज, जैसे उसका महीना बंद हो गया 50-55 साल की बात, तो भी उसके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद है खून की कमी। खून की कमी से भी बहुत तेज़ी से बालों का झड़ना चालू हो जाता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, खून की कमी शरीर में नहीं होने दें। सडन वेट लॉस, बहुत ज़्यादा कोई सीवियर डाइटिंग करता है, बहुत जल्दी से तेज़ी से शरीर का वजन हो जाता है। कई बार ये साइकेट्रिक परेशानी हो जाती है, एनोरेक्सिया नर्वोजा ऐसे नाम की बीमारी हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं और कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, ज़्यादा वेट लॉस होने से भी बालों का झड़ना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में कुछ ड्रग्स हैं, जैसे ड्रग्स बराबर ड्रग्स ले रहे हैं, उनसे भी ऐसी परेशानी आती है। जैसे खून को पतला करने की दवाई हैं, ब्लड थिनर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीपी के लिए ले रहे हैं। फिर उसके बाद मेथोट्रेक्स दवाई है, कैंसर या कुछ रिमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी है, उसमें मेथोट्रेक्सिट काम आ रहा है, उससे भी हेयर लॉस चालू हो जाता है। फिर उसके बाद लिथियम सब्सटेंस है, जो मानसिक परेशानी है उनके लिए लिए जा रहे हैं, या एंटी डिप्रेसेंट जो अवसाद से रोकने की दवाई है, उनसे भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। फिर ओवर स्टाइलिंग, जैसे आप किसी उसे पार्लर में जाते हैं और ओवर स्टाइलिंग करते हैं, जैसे बहुत टाइट बालों को खींच के बांधते हैं, या फिर ब्रेड्स लगाते हैं, टाइट ब्रेड्स, या बीवर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा हॉट एयर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी बालों का टूटना चालू हो जाता है। ज़्यादा हॉट एयर से बाल ड्राई हो जाते हैं और फिर वो टूटने लगते हैं। फिर उसके बाद साइकेट्रिक कुछ बीमारी होती है कि आदमी जब मानसिक भी आपा खो देता है तो अपने बालों को खुद ही नोचने लग जाता है, खुद ही तोड़ने वाला, इसको ट्राइकोलिसिस कहते हैं। बालों को खुद ही तोड़, साइकेट्रिक परेशानी है, मानसिक बीमारी है, उससे ऐसी परेशानी। फिर उसके बाद है शक्तिवर्धक दवाई हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी बाल टूटना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जैसे रात को बहुत कम सोते हैं, सिगरेट करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो भी बाल टूटना चालू हो जाता है, बाल झड़ना चालू हो जाता है, या गंजापन आ जाता है। फिर उसके बाद स्लो पॉइजनिंग है, जैसे कोई माइंड में काम करता है या कोई स्लो पॉइजनिंग किसी तरह की केमिकल के संपर्क में आ जाता है, तो उसको धीरे धीरे शरीर में पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें आर्सेनिक है, आर्सेनिक के अलावा मरकरी है, लिथियम है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बालों को उड़ा देते हैं। धीरे धीरे शरीर में जहर इकट्ठा हो जाता है और वो बालों को उड़ा देता है। फिर उसके बाद में इन्फेक्शन हो जाए, स्किन में जो फॉलिकल्स हैं उसका इन्फेक्शन हो जाए, जैसे स्टेफिलोकोकस कीटाणु होता है, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन का हो जाए, या सिफिलिस की बीमारी हो जाए, और इसमें स्काल्प पे जो अपना सिर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ये बालों को उड़ने लग जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और गंजापन को बढ़ा देते हैं। किसी ने बताया कि जुएं होने से हो सकता है क्या? जुआ होने से ज़्यादातर बाल टूटने की शिकायत नहीं होती है। जुएं होती हैं वो अपना पूरा लाइफ स्पान ह्यूमन ईयर्स पे ही पूरा करती हैं। ये साफ्ट का जो बाल की जो साफ्ट है उससे चिपक जाती हैं और वहीं जिंदा रहती हैं, और आदमी का खून पी के जिंदा रहते हैं। तो अपने बालों को क्लीन रखें, ख़ासतौर से बच्चे हैं या लड़कियां हैं उनके में, या लेडीज़ हैं जो अच्छी तरह से शैम्पू नहीं करती हैं, क्लीन रखते हैं, उनको लाइस की संभावना हो जाती है। फिर उसके बाद में फंगल इसमें इन्फेक्शन है, फंगस की बीमारी हो जाए, टीनिया कैपिटिस नाम की बीमारी हो जाती है,
उससे भी बाल उड़नी संभावना। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, एंटी फंगल दवाई लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं कीमोथेरेपी, जैसे किसी को कैंसर हो गया तो वो कीमोथेरेपी की दवाई लेते हैं तो उनको सडन हेयर लॉस हो जाता है, सडन अचानक ही सब सिर के बाल गायब हो जाते हैं। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेते हैं तो उससे सडन हेयर लॉस होता है, लेकिन जैसे ही कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी बंद होगी तो फिर बाल दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। फिर अपन बात जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी हैं या परेशानी है, तो उसमें सबसे पहले है हेरिडिटरी, जेनेटिक है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो वो हेरिडिटरी है, वो ज़्यादातर ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके लिए फिर ट्रीटमेंट एक ही बचता है, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, फॉलिकल यूनिट का मान लो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो फिर कुछ सक्सेस हो जाते हैं, बाकी उसमें दवाई ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। फिर दूसरी तरह के हैं मिल टाइप बाल्डनेस या फीमेल टाइप बाल्डनेस। तो मिल टाइप के बाल्डनेस में क्या होता है कि बाल धीरे धीरे रिसीड करते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं और उसमें एक तरह का पैटर्न, एम शेप पैटर्न कहते हैं उसको, एम शेप का पैटर्न आने लग जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मिल टाइप का बाल्डनेस आती जाती है। मिल टाइप के बाल्डनेस में मिनॉक्सिडिल दवाई आती है, उसका लोकल एप्लीकेशन भी काम करता है और ज़्यादा हो तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद में कुछ दवाई हैं, कुछ परेशानी है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है एलोपेशिया एरिटा, एक बीमारी हो जाती है एलोपेशिया एरिटा। तो उसमें कॉइन शेप जैसे सिक्का जैसे सिक्के बाल उड़ जाते हैं, सिक्का जैसी तरह के कॉइन शेप लीजन कहते हैं उसको, कॉइन शेप लीजन होते हैं, सिक्का जैसे बाल उसमें से स्काल्प में से उड़ जाते हैं या सिर में से उड़ जाते हैं। उनमें लोकल स्टेरॉयड के इंजेक्शंस लगते हैं तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। ऐसे एलोपेशिया एरिटा नाम की बीमारी है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है और 0.1 से 0.2% पॉपुलेशन में पाई जाती है, लेकिन कुछ टाइम में ध्यान का सही ढंग से ट्रीटमेंट हो तो वो ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बीमारी SLE, ल्यूपस जिसको बीमारी कहते हैं, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस या सिस्टेमिक ल्यूपिक एरिथेमेटोसिस। हालांकि जनरल बॉडी की बीमारी है, लेकिन क्या है कि उसका स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो वो जॉइंट्स को परेशानी होना, आँखों में परेशानी होना, मुंह में छाले होना, ऐसी और बहुत सारी बीमारी के साथ होती है, लेकिन उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्काल्प के हेयर्स हैं उसको भी इन्वॉल्व करता है और ऑटो इम्यून होने की वजह से उसमें टाइम लगता है, ठीक होने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद में थायराइड की बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और बहुत कॉमन बीमारी है। फीमेल में उसकी थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो हाइपर हो चाहे हाइपो, उससे क्या है बाल थिन हो जाएंगे और ब्रिटल हो जाएंगे, जल्दी से टूट जाते हैं और इसका मतलब कम हो जाएंगे, स्कार्सिटी आ जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी बालों की। तो जैसे ही थायराइड की दवाई चालू होंगी, थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाएं, T3 T4 TSH हार्मोन्स होते हैं वो टेस्ट करवाएं, अगर उनका सप्लीमेंट दिया जाए तो वो बाल ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ज़्यादातर यंग लड़की हैं उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो जाती हैं, तो वो ज़्यादातर उसमें और भी बीमारी जुड़ जाती हैं, जैसे टाइप 1 की डायबिटीज़ है या थायराइड की परेशानी है। मान लो पेट में किसी में यंग लड़की है उसमें दर्द रहता है तो उसमें टेस्ट करवाने पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। बाकी चल में उसमें इनफर्टिलिटी भी आ जाती है और बालों में भी परेशानी आती है, बाल टूटना झड़ना, ऐसी परेशानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती हैं उनके साथ में हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ में वो भी ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद में बीमारी है सोराइसिस की। सोराइसिस की भी एक जनरल बीमारी है जो जॉइंट्स में भी सोराइटिक बीमारी पैदा कर देती है और स्काल्प में भी कर देती है, तो वो धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट लेने से वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जैसे अपन ने पहले ही जाना था कि बाल हैं उसके साथ में एक सीबेशियस ग्लैंड जुड़ी होती है जो बालों को लुब्रिकेट करती है, चिकना करती है बालों को, है ना। उसमें एक्सेस उसकी हो जाती है फैट की या सीबम की या पसीना की या ऑयल की एक्सेस होने पे सीबोरिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर कभी कभी किसी को लाइफ लॉन्ग चल जाती है और शुरू के उम्र से लेके और आखिरी उम्र तक चलती है। तो उसमें स्किल टाइप के लीजन हो जाते हैं, जैसे डेंड्रफ जिसको कहते हैं अपन देसी भाषा में डेंड्रफ कहते हैं, बाल कंघी करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद रूसी झड़ जाती है, वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है। वो ज़्यादातर स्टेरॉयड के लोशन वगैरह हैं उनको यूज करने से वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कम पड़ जाती है। फिर उसके बाद इंजरी, बहुत जैसे इंजरी चोट लग गई उसमें और बहुत ज़्यादा स्किन का पार्ट चला गया तो उसमें जो स्कारिंग हो जाती है, तो फिर उसमें बाल नहीं आ पाते हैं क्योंकि उसमें हेयर फॉलिकल नहीं रहता है या हेयर फॉलिकल ख़राब हो जाता है, हेयर फॉलिकल टूट जाता है। तो आज अपन ने जाना जो परमानेंट और टेम्परेरी कारण है
और साथ में उसका निवारण भी बताया। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आप ध्यान से देखें। इसमें ज़्यादातर जो परेशानी होती है वो सिस्टेमिक बीमारी होती है, ज़्यादातर शरीर की पूरी शरीर से जुड़ी बीमारियों से स्किन जो हेयर लॉस होता है वो ज़्यादातर होता है। स्किन की परेशानी थोड़ी कम होती है और जनरल बीमारी से जुड़ी बाल झड़ने की परेशानी ज़्यादा होती है। तो अपन को ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।